देयर आर 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया में। क्या होता है कि ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, तो हमारे यहाँ 3 क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन से हैं? पैटर्न्स, पहला है रबी, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप अक्टूबर से मार्च तक की जाती है। ओके, नाउ नवंबर टू अप्रैल दिखा है, नवंबर टू अप्रैल, नवंबर टू अप्रैल। और रबी क्रॉप में क्या होता है? रबी क्रॉप एक विंटर क्रॉप है, रबी क्रॉप विंटर क्रॉप है। और हमें याद रखना चाहिए कि इसमें क्या क्या है? व्हीट, ठीक है, ग्राम, पी, और कौन कौन से हैं रबी क्रॉप में? ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, रॉ ग्रेप मसलिन, तो याद रहेगा मसलिन, रॉ ग्रेप मसलिन, इसे याद रखिए। आर से क्या हो जाएगा बोलो? रवि। और डब्लू से क्या हो जाएगा? व्हीट। GRA से क्या हो जाएगा? ग्राम। PE से क्या हो जाएगा? और MUS से क्या होगा? मस्टर्ड। और LIN से क्या होगा? लिनसीड। तो रॉ ग्रेप मसलिन से आप याद रखिए। अब दूसरा क्रॉप क्या है? अप्रैल है तो मई, अप्रैल मई जून भी लिख सकते हैं, 2.5 महीने की सब्जियां होती हैं, तो उसमें खरीफ हो जाएगा। दैट इज अप्रैल टू जून, दैट इज जायद। इसमें कौन सी फसल बोई जाती है? ये वेजिटेबल की होती है जायद क्रॉप। तो वेजिटेबल्स मुख्य तो 2 ही होती हैं स्टेपल फूड की, वो कौन सी है? थर्ड कौन सी है? खरीफ। दैट इज खरीफ। जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो ये जून से बोई जाएगी, और जून से कब तक चलेगी? अक्टूबर। तो खरीफ होगी जून टू अक्टूबर। मैंने इसका पहले क्लॉक बना के दिखा था, अक्टूबर। इसमें क्या होगा? खरीफ, खरीफ क्रॉप। तो इसमें PCM GS से याद रखिए, तो याद आएगा। देखो, पैडी, ठीक है, कॉर्न, PCM, मेज, सी से और कुछ दिया, कॉटन, कॉटन, मेज, ग्राउंड नट और सोयाबीन। तो इसको कैसे याद रखोगी अनवी? PCM और GS खरीफ में। पैडी धान तो बोया ही जाता है, इसको रेनी सीजन क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनी, बारिश की बहुत जरूरत होती है, सीजन क्रॉप। और जायद को क्या कहते हैं बोलो? समर सीजन क्रॉप। इसको नोट करो, PCM ग्राउंड नट। ये क्वेश्चन आता है, अभी मैं भी पूछने वाला हूँ। तो पहला याद रख लेना, विंटर में, ठंडी में कौन कौन सी है? रॉ ग्रेप मसलिन, ठीक है। रबी, रबी कब से कब तक बोई जाती है बताओ अनुष्का? नवंबर से अप्रैल के विंटर सीजन क्रॉप है। इसके कुछ क्रॉप्स के नाम बताओ। wheat, gram, pea, mustard, linseed. सही है। खरीफ कब से कब तक बोई जाती है? जून टू
अक्टूबर, उसमें क्या क्या आता है? सर बोलो। सर पैडी मेज वेट ECM GS, हाँ, मूंगफली, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ठीक है। इतनी बात हो गई, जमा करो। अब देखो, एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है कि राइट 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स their sowing to harvesting season and also the name of 5 crops. पहला क्वेश्चन क्या होगा? कि राइट 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, ये 8th में भी था। वहाँ पे 2 थे सर खरीद पैटर्न खरीद याद रखना, डिजाइन याद रखना चाहिए। पैटर्न इन इंडिया, देयर सोइंग टू, बोने से काटने तक का समय, सोइंग टू हार्वेस्टिंग सीजन एंड नेम ऑफ 5 क्रॉप्स। 5. What are the 3 factors responsible for increasing crop yields? कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं? 3 factors responsible for crop variety improvement, और दूसरा क्या है? crop production improvement और crop protection management for improving crop yield. तीसरा सवाल, what do you get from cereals, pulses, fruits and vegetables? Okay. And चौथा क्वेश्चन क्या है? वो हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स affect क्रॉप प्रोडक्शन? दो लाइन के हैं, affect क्रॉप प्रोडक्शन। नाम लिखने में ये नहीं लिखना है। देखो 5 ये लिख देना, वो सब नहीं लिखना। इसी तरीके से यही चीजें हमने 8th में भी यही याद की, वही है, कुछ हमने करना नहीं है। 5 है, इसमें वेजिटेबल लिखना, इस वाले में तो सिर्फ वेजिटेबल लिखना। नाउ अन्वी देखिए, एक टेस्ट क्वेश्चन 2 क्या कहा गया है? व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट? व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स फॉर crop improvement? For cereal crops, plant should be doff, ये होना चाहिए कि नहीं? So that is doffness is desired.
for cereal crop, and tallness and profuse branching is desired. Tallness, profuse का मतलब घनी घनी branching is desired for fodder crops, जिससे पशुओं को ज्यादा चारा मिले. फॉडर का मतलब चारा होता है. So these are the agronomic characters. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन. हमने ऐसे सीड्स तो देख लिए जिनसे हम 6 फैक्टर्स ले सकते हैं. वो कौन कौन से 6 फैक्टर्स बताओ. पूरा बता दी, सही कि नहीं. चेंज इन मैच्योरिटी पीरियड भी हो गया. अब हम देखेंगे कि हमने प्रॉपर सीड्स ले लिए, तो क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करते हैं. जमा करिए तो आगे देखा जाए. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अभिनव 3 चीजें हैं. एक तो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट करेंगे, एक इरिगेशन करेंगे, और एक तीसरा है क्रॉपिंग पैटर्न. हम अलग अलग तरीके से क्रॉप रोटेशन या इंटर क्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग ऐसा कर करके हम करेंगे. तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं. सीड तो अच्छी ले ली, लेकिन अब प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना है कि नहीं. तो उसके लिए पहले जब सीड तुमने अच्छी ली तो क्या वैरायटी इंप्रूवमेंट किया. अब जब तुमने सीड अच्छी ले ली तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना है. कैसे करोगे. 3 चीजें चाहिए. कौन कौन सी चीजें होंगी बताइए. पहला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और दूसरा क्या है, दैट इज इरिगेशन, और तीसरा क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न. और क्रॉपिंग पैटर्न में 2 चीजें देखेंगे, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक इंटर क्रॉपिंग, एक क्रॉप रोटेशन. तो इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन. जबकि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम मैन्योर और फर्टिलाइजर पर बात करेंगे, इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन पर बात करेंगे, और स्प्रिंकलर सिस्टम पर बात करेंगे. एक एक करके बात करते हैं, बाकी लोग जमा करें तो आगे बात की जाए. ठीक है. तो डॉफनेस इज द डिजायर्ड कैरेक्टर फ्रॉम सीरियल क्रॉप. की बात समझ आ गई. अब देखो, पहला चीज तुमने क्या देखा था बताओ. ए, दैट इज क्रॉप वैरायटी. वैरायटी का तुमने किया था, तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट किया था. और अब दूसरा क्या करोगे. ठीक है, इंप्रूवमेंट ये हो चुका है. और दूसरा कौन सा है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप वैरायटी तुमने कैसे बढ़ाई, अच्छी सीड लेके. क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करोगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स दोगे. न्यूट्रिएंट्स में भी क्या क्या दोगी अनुष्का, या तो मैन्योर दे सकती हो, या क्या दोगी, फर्टिलाइजर. ये ऐसा दे सकते हैं. इरिगेशन कई तरीके से है, ड्रिप इरिगेशन करो चाहे स्प्रिंकलर. क्रॉपिंग पैटर्न हम अलग से देखेंगे. तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट दैट इज हमारे यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन की अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है. जहाँ पर बड़े बड़े खेत हैं. बड़े बड़े खेत कहाँ पर हैं, कैलिफोर्निया, अमेरिका, रशिया. वहाँ थोड़े लोग हैं,
वहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स हैं और उनसे वो लोग सारे पैटर्न करते हैं। तो दे आर हैविंग एडवांस मशीन। तो उसके लिए क्या होगा, उनके पास थ्रेशर होगा, हार्वेस्टर होगा, कंबाइन होगा, न जाने कौन कौन सी मशीनें होंगी, उससे वो करेंगे। सोइंग के लिए भी सीड ड्रिल्स होते हैं, सीड ड्रिल की मशीन्स होंगी, उससे वो काम करेंगे। हाउएवर इन इंडिया द साइज ऑफ फार्म इज स्मॉल, स्टिल वी कैन डू मच विथ सम स्केल मशीन्स। तो कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है। बहुत बड़ी मशीनें तो नहीं ऑपरेट हो सकती है, लेकिन हम पहली चीज क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहली चीज है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अगर आप प्रोडक्शन में अगर आपने किसी चीज में हायर इनपुट डाला तो ये जान लीजिए कि आपको हायर आउटपुट मिलेगा। अगर आप महंगे सीड्स खरीदोगे अभिनव, तो क्या आपका पैसा बर्बाद जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अगर आपने महंगे सीड भी लिए और उसके बाद सही सही न्यूट्रिएंट भी डाला, मैन्योर या फर्टिलाइजर, सही तरीके से इरिगेशन किया, तो उससे आपको हायर प्रोडक्ट मिलेगा। इफ इनपुट इज हायर देन आउटपुट इज मैनी फोल्ड हायर। वो चीज आपकी कई गुना में बिकेगी। आप ये समझो, चाय की पत्ती 300 रुपए केजी यहाँ मिल रही है इंडिया में, लेकिन वही थोड़ा सा इनपुट बढ़ा देने से वो दुबई में 2000 और 3000 रुपए किलो बिक रही है। समझे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी करने पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं रिच पर्सन, वो उसे खरीद ही लेते हैं। तो इफ इनपुट इज हायर, बुक आपकी क्या कहती है, इफ इनपुट इज हायर, यहाँ पे कह रही है, देन आउटपुट इज ऑल्सो हायर। देखो लिखा है कि नहीं, हायर इनपुट लीड्स हायर आउटपुट्स, कोरिलेशन है इनके बीच में। सो इसका मतलब है सस्ते सस्ते में नहीं बो दो, ये ध्यान देते रहो कहाँ कहाँ हाइब्रिड सीड्स मिल रहे हैं, तब उसके हिसाब से करो। तो ये चीज है, हायर इनपुट लिखो तो क्या मिलेगा, हायर आउटपुट। हायर आउटपुट। वही 30 रुपए का पैकेट का सीड्स अमेजन में मिल जाता है, और वही उसी टमाटो का सीड्स वही 150 रुपए का भी मिलता है। क्यों ऐसा? ये क्योंकि उस पर जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो चीज़ भी अच्छी है। अब आगे देखिए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब पहला इसका पार्ट क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ड्यू टू कंटिन्यूअस कल्टीवेशन क्या हो जाता है, सॉइल बिकम इनफर्टाइल। बिल्कुल सही है। कल्टीवेशन, न्यूट्रिएंट्स गेट डिप्लीटेड, डिप्लीटेड इन सॉइल, उनका स्तर गिर जाता है। सो न्यूट्रिएंट्स गेट डिप्लीटेड इन सॉइल। सो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, सॉइल हैज टू बी रिचार्ज्ड, उसको भी रिचार्ज करना पड़ता है विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम। समय क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, बुक मैनेजमेंट है। इसका मतलब है दोनों एक ही चीज वो मान रही है। अब हेडिंग में वो मैनेजमेंट बोल देती है, वहां लिख देती है इम्प्रूवमेंट, है एक ही चीज इसका मतलब है ना। वहां अलग अलग लिखा, 3 में तो इम्प्रूवमेंट लिख दिया, यहाँ मैनेजमेंट लिख दिया, हमने भी लिख दिया। ड्यू टू कंटिन्यूअस कल्टीवेशन क्या होता है अनुष्का, न्यूट्रिएंट्स गेट डिप्लीटेड इन सॉइल, सो सॉइल इज टू बी रिचार्ज टाइम टू टाइम, इसलिए सॉइल को हमें रिचार्ज करना पड़ता है। सो सॉइल इज टू बी रिचार्ज टाइम टू टाइम। अगर ऐसा ना होता कौस्तव, तो तुम सड़क किनारे चलते, सड़क के किनारे भी तो मिट्टी पड़ी है, यहाँ पे भी तुमको फल फूल गेहूं की बालियां लगी मिलती, तुम तोड़ते जाते खाते जाते। अब यहाँ तो कोई इनको रिचार्ज कर नहीं रहा है, तो क्या यहाँ उगाते हैं क्या? मिट्टी तो सब जगह पड़ी है, तो मिट्टी तभी देगी जब तुम उसको कुछ दोगे, नहीं तो सब जगह सब कुछ होता, क्यों नहीं है? रिचार्ज ही नहीं, उसमें जान ही नहीं है, तो क्यों देगी? नहीं। अच्छा, तो पहली चीज क्या है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए, सॉइल नीड्स सम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कुछ चीजें बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो थोड़ी थोड़ी चाहिए उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, या ट्रेस न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? जो थोड़ा थोड़ा चाहिए। तो हम देखें कि सॉइल को क्या क्या चाहिए ना। हाँ,
सर सॉइल को बेसिकली माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और फिर ये पोटेशियम और कॉपर, ये सब अपने मैक्रो के हो गए। फिर माइक्रो के ये अब यही सब चीज हम सीखे। दैट इज सॉइल नीड्स। सॉइल नीड्स क्या क्या चीजें चाहिए? क्या सॉइल को पानी चाहिए? तो वाटर चाहिए, वाटर, एयर, और एयर में उसे सॉइल को CO2 भी चाहिए। सॉइल को तो नहीं चाहिए, वो तो प्लांट को चाहिए, वो ले लेगा, लेकिन सॉइल को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। एंड सम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, macronutrients and some micronutrients, some micronutrients। जैसा कि दिव्यांश ने बताया कि सॉइल को टोटल 19 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसमें से 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और बाकी 13 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो हम उन सब चीजों पर चर्चा करें। So what are the macronutrients? The nutrients which are needed in large quantity are called macronutrients. तो macronutrients लिखो। Nutrients which are needed in large quantities is called macronutrient. For example, macronutrient में आता है NPK का स्मग, NPK और कास्मग। इसका मतलब क्या है? सर एन मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटाश, ये तो तुम अच्छा कैल्शियम, जानते हो। सोडियम और मैग्नीशियम। P का मतलब क्या है? पोटेशियम, फास्फोरस बोलो। फास्फोरस। वहाँ देखो देखो P क्या लिखा है? P के नीचे पढ़ो क्या लिखा है? फास्फोरस। और K क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम इसका नाम केवियम है वैसे, निकनेम। अब इसी तरह से ये क्या हुआ? कैल्शियम। कैल्शियम। S से सोडियम। ये अच्छा जानते हैं। ये ठीक है। That is मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। सल्फर येलो कलर का होता है, जैसे वो येलो तीसरी डिब्बी रखी है ना पीले रंग की, तो ऐसा होता है सल्फर। ठीक है, ऐसा ही होता है, इधर रखा हुआ है, यही कलर है, समझ गए ना? तो सल्फर का क्या कलर है? ये चीज है। कैल्शियम चूना तो जानते हो व्हाइट कलर का होता है, और नाइट्रोजन ये सब है। फास्फोरस जो माचिस होती है, माचिस के आगे जो रेड कलर का होता है वो फास्फोरस है। कुछ लोग माचिस की तीमियां भी डाल देते हैं, उससे भी काम चलता है। अच्छा, पोटेशियम, बाकी पोटेशियम भी चाहिए, केले में पोटेशियम होता है, ये चीजें चाहिए। ये तो हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, 6 हो गए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है? लिटिल अमाउंट। Micronutrients. Soil needs some nutrients. बहुत थोड़े से चाहिए, in trace quantities, in little amount. तो वो कौन से कहे जाएंगे? It is called micronutrients. जैसे ऐसा बोल सकते हैं, कल फेंकूं मंजन मॉब, तो मॉब वैसे भीड़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब ऐसे लिखना पड़ेगा। चलो, कल का क्या मतलब है? क्लोरीन। Fe का क्या मतलब है? आयरन। Cu का क्या मतलब है? कॉपर। कॉपर। मन का क्या मतलब है? मैग्नीज। मैग्नीज। जन का क्या मतलब है? जिंक। जिंक।
MO का क्या मतलब है? मॉलिब्डेनम। क्या होता है? अब B का मतलब क्या है? बोरॉन। बोरॉन अगर किसी को तुमने अच्छा दे दिया ना तो फूल किसी को दोगे 15 दिन तक मुरझाएगा नहीं, बोरॉन की वजह से। बोरॉन, कुछ लोग क्या होता है चेहरे पे बोटॉक्स करा के बढ़िया पार्टी में जाते हैं, 15 दिन तक मेकअप मिटता नहीं है। जिंक, जिंक डाल दो, मिर्च इतनी तीखी कि जीभ लाल हो जाए। समझ आई बात कि नहीं? मैग्नीशियम किसी में डाल दो, हरा पे हरा हो जाएगा। सबके अपने अपने यूज हैं। तो कॉपर का अपना यूज है, क्लोरीन का, आयरन का, अनार में आयरन होता है, पॉमग्रेनेट में। तो दैट इज कल फेकू मंजन मॉब। क्या आप मुझे बता सकती हैं लिस्ट, कैन यू लिस्ट द एलिमेंट्स व्हिच आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? बता लोगी तो इनाम है। पहले तेरा बताओ, तेरा बताने के लिए सारे सारे क्यों बताओगे? बताओ आप बताओ। मॉलिब्डेनम, अविश बताओ। मैं हाँ क्या एक और बताना, आयरन। चलो ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताओ। इनाम मिलेगा। चलो आप बताओ। आयरन, कैल्शियम, कैल्शियम मिक्स करके बता रहे हो, ऊपर का इसमें क्यों बता रहे हो? अलग अलग होता है। कॉपर, कॉपर, मैं लिख देता हूँ, तुम लोग को इसके वो नहीं पता है ना, चलो वो तो लिख लें। क्लोरीन, Fe का मतलब क्या होता है? फेरस, आयरन, आयरन। Cu का मतलब क्या होता है? कॉपर, Mn का मतलब मैग्नीज, मैंगनीज। Zn का मतलब जिंक, जिंक। Mo का मतलब मॉलिब्डेनम। और B का मतलब बोरॉन, इन सब पे सिंबल लिखो। Cl, Fe का मतलब फेरम, कॉपर, Mn, Zn। ठीक है, तो ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। फिर आगे क्या कह रहा है? यानी न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाय एयर। एयर से क्या लेते हैं प्लांट पर? बोलो। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सही है। सो फ्रॉम एयर प्लांट टेक न्यूट्रिएंट्स। सो एयर से क्या लेंगे? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। बोरॉन। सो प्लांट टेक न्यूट्रिएंट से टेबुलेट कर रहे हैं फ्रॉम एयर। तो एयर से ये सोर्स हो गया, सोर्स हो गई एयर, और उससे उन्हें क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट। सी और ओ, सी और ओ लिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। लेंगे अगर CO2 और O2 तो भी इनके एटम कौन कौन से, ये देखो सी और ओ। ये नहीं देखा जाएगा मॉलिक्यूल क्या है, वो एलिमेंट क्या है। ये एटम से मिलकर ही तो मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें कार्बन का एटम होगा और बाकी दो एटम किसके होंगे? बोलो। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के होंगे। तो इस तरीके से CO2 इसमें कार्बन है, और वो यही चीज तो एयर से वो लेता है। यस। अच्छा बताओ, वो वाटर से क्या लेते हैं प्लांट? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड और ऑक्सीजन लेते हैं। सॉइल से प्लांट क्या लेते हैं? तो वो ऊपर लिखा ही हुआ है, माइक्रो दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो हमने ये देख लिया अनुष्का, व्हाट डज इट मीन बाय क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पहला न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट देख लिया, अब हम देखेंगे इरिगेशन। न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट में भी हमें कुछ चीजें देखनी है। सो पहला क्वेश्चन के बारे में तो तुम्हें पता चल गया ना, इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हमने कवर कर दिया है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 143। पहला क्वेश्चन कवर्ड है, ये बिल्कुल यही लिख देना, व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और कौन से हैं वो तो
आप लिख लोगे। और हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स, ये ऐसे लिखना, पूरी टेबल बना देना बुक की जैसी है, उसमें ये सब भी लिखना होगा, पूरा टेबुलेट करना। तो सेकंड भी कवर्ड हो गया। अभी और भी चीजें हैं, ये तो न्यूट्रिएंट्स की बात है। और सॉइल इज टू बी रिचार्ज विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टाइम टू टाइम। किसान का अपना ऑप्शन है, वो क्या करना चाहता है, ग्रीन फार्मिंग करना चाहता है तो मैन्योर यूज करें, और अगर उसे बहुत रैपिड ग्रोथ चाहिए तो तो फर्टिलाइजर यूज करें। तो सॉइल इज टू बी रिचार्ज टाइम टू टाइम। ऐसा क्यों करना पड़ता है? टू इम्प्रूव इंक्रीज प्रोडक्शन, जितना डालोगे उतना पाओगे। टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो पहली चीज है उनमें हम क्या सप्लीमेंट डाल सकते हैं? मैन्योर। मैन्योर कहते हैं खाद को, और जबकि फर्टिलाइजर को उर्वरक कहते हैं। सो मैन्योर का क्या मतलब है? इट कंटेन्स नेचुरल लार्ज अमाउंट ऑफ, देखो ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ये कैसे बनाई जाती है? प्लांट एंड एनिमल ठीक है। सो इट इज मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड ऑर्गेनिक एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट। बिल्कुल सही। एनिमल Waste. एक्सक्रीटा, फार्म वेस्ट, प्लांट वेस्ट, प्लांट वेस्ट, किचन वेस्ट, एनिमल एक्सक्रीटा, जैसे पराली होती है ना, ऊपर ऊपर से फसल काट दी, नीचे की पराली है, वो सब वेस्ट है। और इसके अलावा भी चैफ होता है, ग्रेन्स निकालने के बाद जो उसकी भूसी बचती है, उन सब से भी बना सकते हो। सर ऐश हैं? ऐश Dry ऐश तो leaves. ठीक है, ये सब चीजें हैं मुख्य, ठीक है ना, जलाना नहीं है उनको। इन सब के डिकम्पोजिशन से बनता है। इन सब को हमें कैसे बनाना चाहिए मैन्योर? तो दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप मान लीजिए, व्हाट डज इट मीन बाय कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए मैन्योर बनाने के लिए? Sir, composting is a process in which farm products are decomposed in composition. ठीक है। तो अब देखो, इन सब से हम बनाएंगे, और इसके लिए हम इनको क्या करेंगे बताइए? एक पिट बना देंगे, और पिट के अंदर इसको डाल देंगे सारी चीजें, जो भी चीजें, और फिर इसके ऊपर मिट्टी रख देंगे। तो उससे क्या होगा? आफ्टर 15 डेज मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो रेडी है खाने के लिए इन सब चीजों। तो वो इसको क्या कर देंगे? दे कन्वर्ट इट इनटू विद इन 15 डेज। ये उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। सही है कि नहीं? अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए आप इसको केचुए से बनाते हैं, तो इसको केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और सिंपली आप इसको ऐसे डंप कर देते हैं तो कंपोस्ट कहेंगे। सही है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है बताइए? ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ये बहुत हल्की होती है। इसमें ये मिट्टी से काफी हल्की होती है। अगर इसमें पानी डाल दो तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। ये करीब करीब अगर आप इसको हाथ से छू के देखें तो ये कितनी हल्की है। देखो मैन्योर, देखो मिट्टी से हल्की है कि नहीं? Yes, sir. मिट्टी तो इतनी हल्की नहीं होती। तो ये क्या है? नो। सो ये देखो मैन्योर, ये अगर मिट्टी में डालेंगे तो सब ऑर्गेनिक मैटर है, पत्तियों के, सब्जियों के वेस्ट से बना हुआ मैटर। देखो है? इट इज सो सॉफ्ट। तो ये गाय के गोबर से बनी हुई मैन्योर। तो एनिमल एक्सक्रीटा या काउ डंग एक्सक्रीटा। अब आगे की बात देखें तो इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और क्या क्या फीचर्स हैं?
इट कंटेन्स ह्यूमस, इसमें ह्यूमस है, और क्या होगा, इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, और क्या होगा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और इट इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, थोड़ा नहीं डालना होगा, छिड़कना नहीं है, भर देना है पूरे खेत को। तो ऐसे जैसे यूरिया जरा जरा छिड़कते हो जाता है, ऐसा इसमें नहीं कर सकते हो। इट इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, वो हम लोगों ने लिख दिया ह्यूमस, उसका वही मतलब है। सर इट इज रिच इन, हाँ बोलिए, नहीं वो आपने लिख देना फ्री ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब इसमें कोई ये नहीं है, पता नहीं वो कौन सी सब्जी है, काऊ डंग, क्या किसी को क्या पता, तो क्या इसमें तुम ये कह सकते हो कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है? नहीं, तो ये न्यूट्रिएंट जो भी हो पता नहीं उसमें क्या है, पता नहीं किस चीज़ की पराली थी, किस सब्जी थी, क्या मालूम, तो न्यूट्रिएंट का पता नहीं है ना, तो इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, और इस ये चीज तुम कभी गार्डन में सोए हो, एक गार्डन में सो, जाके प्लॉट की जमीन पे सो, गार्डन की मिट्टी बिल्कुल नरम नरम है, जैसे ये चीज है, उसमें पत्तियां गिर गिर के सड़ के उसकी मिट्टी को बहुत सॉफ्ट बना दिया, टेंडर, जबकि प्लॉट की मिट्टी में सोगे तो बड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं। तो इसलिए इसमें वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी है, और इसके अलावा इट इज फ्रेंडली फॉर अर्थवॉर्म, नीमाटोड्स के लिए फ्रेंडली है, अर्थवॉर्म के लिए, तो एक ये भी अच्छी चीज़ है, सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करती है, एंड इट गिव्स अस लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इट गिव्स अस इट इंक्रीजेस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सॉइल। तुमको कुछ नहीं करना, मैन्योर डाल दो, बीज फेंक के चले आओ, तुम्हारा काम अर्थवॉर्म करेंगे, 15 दिन तक खाट पे पड़े सो, अर्थवॉर्म वहाँ तुम्हारा खेती कर रहे हैं, वो खा रहे हैं मैन्योर को, शिट निकाल रहे हैं, और खाद बन रही, कुछ नहीं कर रहे हैं वो, तो वो तुम्हारे फ्रेंड है, वो अर्थ इसको जमीन को पोरस बनाता है। ये चीज़ क्या करती बताइए, इट मेक्स सॉइल पोरस सो दैट एयर कैन पास थ्रू रूट्स, रूट से पास होगी, कितनी हल्की है, तो क्या क्या और काम करें बताइए। सो इट इज फ्रेंड ऑफ अर्थवॉर्म, फ्रेंड ऑफ अर्थवॉर्म, यानी ये कह सकते हैं कि ये अर्थवॉर्म के लिए गुड फॉर अर्थवॉर्म, उनके सर्वाइवल के लिए। इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तुरंत नहीं मिलेगा इससे, ठीक है, और कई बार तो ये सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा देती, सस्टेनेबिलिटी, ये सारे इसके इंपॉर्टेंस है। अब आपके इसमें दो चीजें दी गई हैं, एक कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट है, और दूसरा है ग्रीन मैन्योर। कहने का मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में क्लासिफाई किया गया, फिर उनको फिर क्लासिफाई किया गया, ऐसा किया गया। लेट अस सी इट नाउ। Nutrients are of two types. पहला है मैन्योर और दूसरा है फर्टिलाइजर। इसको कहते हैं उर्वरक और इसको कहते हैं खाद। अब इसके भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, और दूसरा क्या है, ग्रीन मैन्योर। अब जरा देखिए वर्मी कंपोस्ट से क्या मतलब है। एक तो हम कंपोस्ट समझे कि कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट में अर्थवॉर्म यूज होते हैं, और कंपोस्ट इसमें कुछ नहीं यूज होता, बस जमीन में गाड़ दो अपने आप हो जाएगा, बैक्टीरिया से हो जाएगा। So if organic waste क्या चीज होती है,
प्लांट वेस्ट हो सकता है, प्लांट वेस्ट, किचन वेस्ट, काउ डंग इज डम्प्ड, इसे डंप कर दो इनटू ए पिट। पिट का क्या मतलब है बोलो? गड्ढा। तो उसको पिट में डाल दो और फिर क्या होगा? एंड कवर इट विथ सॉइल, सॉइल से ढक दो, लीव इट फॉर 15 डेज, लीव इट फॉर 15 days. It will get converted into compost. ये खाद बन जाएगी, कंपोस्ट बन जाएगी। अब देखो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। अगर तुम अमेजोन पे जाओगे तो 80 रुपए किलो तुमको अर्थवॉर्म मिल जाएंगे। केचुआ? वो पैकेट में देगा, वो जिंदा भी रहते हैं। सभी में मिलते हैं, फ्लिपकार्ट में भी सभी में मिलते हैं। Now, अब देखो that is वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट सब जगह मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे केचुए होंगे, तो उसका क्या नाम है? ये केचुआ खाद है, ठीक है। और नाउ 1 kg केचुआ। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये इसका रेट भी रहता है, इमेजेस। तो ये ऐसे बाजार में बिकता है केचुआ। ऐसे आप लोगों के गमलों में भी ये केचुए रहते हैं, तो उसमें चलते रहते हैं। तो ये फ्रेंड्स होते हैं, ये देखो, दीज आर फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? डिग अ पिट, एक पिट खोदिए, एंड डंप ऑर्गेनिक वेस्ट इसके साथ along with वर्मी फॉर्म। तुम्हें वर्मी फॉर्म नाम अच्छा ना लगता हो तो नीमाटोड लिख दो, वो भी ना अच्छा लगता हो तो अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के पूरे 6-7 वैरायटी वहां रखे हैं नीलीडा में। या उसे क्या कह सकते हैं? नीमाटोड। कुछ नीमाटोड सही भी होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं। तो ये सब अर्थवॉर्म है, ये सभी हैं, ठीक है। नीलीडा ये सब अर्थवॉर्म, ये अर्थवॉर्म है। समझ आया? बिल्कुल ये 80 रुपए किलो है। समझ में आ गई बात ना? ये ना, तो उसमें डाल देंगे अर्थवॉर्म एंड कवर इट विथ सॉइल, एंड कवर इट विथ सॉइल। फिर क्या होगा? लीव इट, चलाना भी चाहिए, लीव इट फॉर 15 days, so it will become वर्मी कंपोस्ट। ये ज्यादा उपजाऊ होता है, so it will get decomposed and named as वर्मी कंपोस्ट, ठीक है।
सीधी सी बात है, इफ कंपोस्टिंग इज डन टू हेजन द प्रोसेस, जल्दी कराने के लिए, यूजिंग अर्थवर्म, देन इट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। आप ग्रीन मैन्योर से क्या समझते हैं? जो प्लांट्स और जो क्रॉप्स के जो वेस्ट होते हैं उन्हीं को उसी में मल्चिंग कर दो, कुचल डालो जमीन में, बस हो गया, कुछ नहीं करना। जैसे तुमने ऊपर से काटा, ग्रे पेप काट लिया, नीचे सब हरा हरा है ना, ट्रैक्टर चला के कुचल डालो, इसको कहते हैं ग्रीन फार्मिंग। और उस मैन्योर बन जाए। वो जमीन के अंदर खुद ही मैन्योर बन जाए, तुम्हें करना ही नहीं। उसी की जो पराली है ना, ऊपर से अंगूर काट लिया और नीचे का जो हरा पोर्शन है ट्रैक्टर ले जाओ, कुचल डालो, मल्चिंग कर डालो। ये आजकल बहुत चल रहा है। तो ग्रीन मैन्योर, इसमें क्या किया जाता है? दैट इज सम प्लांट्स लाइक ग्वार जानते हो, एंड सनहैम, इन सबको उगाया जाता है। ये 15 दिन में उगाते हैं। तो ग्वार एंड सन, तो ऐसी घास उगाई जाती है। वो घास क्या करती है? हवा से, तुमने ये चीज पढ़ी है कभी कि राइजोबियम जो नाइट्रोजन कैच कर लेते हैं, तो ये लोग बड़े चालाक हैं। ये ऐसी घास फूस है जो नाइट्रोजन कैच कर ले रही हैं और फिर इनको कुचल डालो, ये चीज। तो ग्वार एंड सनहैम, इनको क्या किया बताओ? Guar and sunham are sown in field, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? And it is mulched by plowing, इसकी मल्चिंग कर दो तो जमीन के अंदर चली जाएगी। by plowing, तो इसे क्या कहेंगे? Now, it is getting converted. It increases. ये क्या करेगा? It enriches the soil. This is called green manure. हमने हरा हरा ही कुचल दिया, तो इसे क्या कहेंगे? This is called हरित उर्वरक, green manure. हरित खाद कहेंगे उर्वरक। अभी देखो आगे की बात। इधर रख दिया, नहीं तो उसका मन में चलता रहेगा, इस सूप बना के पिए। अब जरा देखो, व्हाट डज इट, ये तो 50-50 रुपए की एक मिलती है स्पेसिमेन। ऑर्डर तो नहीं, हम तो सर आप खेती करते हो? खेती करते हैं तो हम अपने खेत के लिए मंगाते हैं, उसी लिए तो हमने बताया। लेकिन ये स्पेसिमेन बने बनाए मिलते हैं। अब देखो, ये जिंदे हैं। जिंदा मर गए, जिंदे सो भी तो सकते हैं। रियल है लेकिन मरे हैं। इसमें काज क्या है? अब ये देखो, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का क्या काम है? ठीक है, बोलो कहाँ पे बताएं? ग्वार, ग्वार फली हम लोग खाते हैं, कई बार सब्जी भी बनती है ग्वार। एंड सनहैम, जो बुक का है वही लिखा है, बुक वाला मैं उतार ही रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्योर देखो, हाँ क्या जी? सनहैम, ये इसको कहते हैं, अलग अलग चीजें हैं। सन की खेती लोग करते हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ। सनहैम हिंदी मीनिंग, इसको कहते हैं सन की धान। इसकी खेती, ये देखो इसकी खेती की जाती है, जमीन में उगा लेंगे और फिर इसके बाद इसको कुचल देंगे। सनहैम का ऐसा होता है, इसके फल ऐसे निकलते हैं।
ये जगह जगह तुमको ऐसे सड़क के किनारे भी मिल जाएगा, क्योंकि ये आसानी से उगाते हैं। अब इसके बीज ऐसे होते हैं, मेरे घर के पास है। सही है। तो ये सब चीज उसको उसी में हम मिक्स कर देंगे। ग्वार फली देख लो, ग्वार फली की सब्जी भी खाई जाती है। ग्वार फली ये ऐसी होती है, तो ये भी उगाती है जमीन के किनारे। इसको खेती में एक डेढ़ महीने उगा तो उसी ये तो में चल बीन्स देंगे। है। बीन्स ग्वार अलग टाइप होती है, तो बीन्स अलग होती है, सेम होती है ग्वार, ठीक है। तो थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन अब ये देखो, व्हाट डज इट मीन बाय फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर मेड इन फैक्ट्रीज। ये है ऑर्गेनिक मैटर मेड इन फार्म्स, जबकि ये क्या है, इनऑर्गेनिक यस, मेड इन फर्टिलाइजर्स आर, दीज आर इनऑर्गेनिक। ये जितनी भी डिब्बियां रखी 100 डिब्बियां, ये सब फर्टिलाइजर है। इन ऑर्गेनिक, किसी में जिंक लिखा है, किसी में कैल्शियम लिखा है, किसी में क्लोरीन, वही उठा के डाल दो। तो कभी ना मिले, हमें लगा मिर्च उगाना, यहीं से जिंक वाला जिंक सल्फेट उठाओ, छिड़क के आ जाओ, मिर्च सही हो जाएगी तीखी। तो ये चीज है, दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर और मेड इन फैक्ट्रीज। मनी इज नीडेड टू प्रोक्योर देम, पैसा चाहिए, so it is to buy them। इसका मतलब इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इट नीड्स मनी टू परचेज देम, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था टू बाई देम। अब आगे देखो, इट डज नॉट कंटेन एनी ह्यूमस। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो एक डिफरेंस सीधे सीधे बन रहे हैं, ह्यूमस। इसके अलावा इट किल्स it does not have water holding capacity। और क्या बता रही हो अनवी, रिक्वायर वाला क्या बता रही थी? सर इट किल्स अर्थवॉर्म। हाँ, it is not friendly for earthworm। water holding capacity नहीं, it does not improve the texture of soil, it is nutrient specific। जिंक वाला चाहिए, वो पूछेगा कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं कैल्शियम वाला दे दो, जिंक वाला, ऐसे नहीं दे देता। और ऐसे कह दो खाद दे दो, तो खाद तो पौधे गमले वाला भी ले आता है, लो 100 ग्राम खाद, 200, वो तो ऐसे ही दे देता उठा के। वो कुछ पूछता है तुमसे क्या? तो वो 50 रुपए की खाद पकड़ा चला जाता है, उसमें कुछ नहीं। इट इज क्या चीज, हाँ, इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। इट इज यूज्ड इन लेसर अमाउंट, ठीक है। वो मैन्योर इन एनी अमाउंट इज नॉट हार्मफुल फॉर फील्ड, हाउएवर फर्टिलाइजर इफ इट इज एक्सेस इट कैन बर्न योर फील्ड, जल जाएगी सारी फसल, जरा से ज्यादा डाल दिया गई। सो इन एक्सेस अमाउंट it is harmful to field। it does not, ठीक है, improve texture of soil। और तुम फर्टिलाइजर यूज करने लगोगे, तुम्हारे खेत के सारे अर्थवर्म मर जाएंगे, एंड इट विल गिव यू शॉर्ट टर्म बेनिफिट। समझ में आया? जैसे एक होता है नदी, नदी में मछली को देखना पड़ता है क्या, और एक्वेरियम पाल लो तो उसमें रोज 3 दिन बाद पानी ना बदलो, मछली मर जाएंगी, क्योंकि उसी में तो शिट यूरिनेट सब करती हैं। तो अगर तो ये डालने के बाद अर्थवर्म गए, अब खेत तुम्हारे भरोसे है, तुम बार बार जाओ, रोज पानी डालो, अर्थवर्म तो है नहीं, ना मॉइस्चर दे पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करता है, ये टेक्सचर को भी नहीं बढ़ाता है, एंड इट गिव्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। इट इवन कैन मेक द सॉइल इनफर्टाइल, अगर मान लीजिए ज़्यादा छोड़ दिया तो मिट्टी में कोई जान नहीं। सो इट गिव्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट। When you
बेनिफिट की स्पेलिंग क्या होती है? BENIENIF बेनिफिट ई रहेगा, एन भी वो इस तरह समझ में आ गया। और कोई पॉइंट बता रही बता, ह्यूमस का लिख दिया, और कोई है? It is harmful for human health. इट इज हार्मफुल फॉर अर्थ फॉर्म। Human health. अगर वैसे वो तो पेस्टिसाइड्स हार्मफुल होते हैं, ये हार्मफुल नहीं है, ये तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग जो कीटनाशक डालते हैं ना वो हार्मफुल, फर्टिलाइजर थोड़ी ना हार्मफुल। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? कीटनाशक का मतलब है जैसे कई बार कीड़े लग जाते हैं, सिट्रस कैंकर लग जाता है, रस्ट ऑफ वीट हो जाता है, पौधों में बीमारियां होती हैं, तो हम ऐसे ऐसे जहर डाल देते हैं कि कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन वो जहर धीरे धीरे प्लांट्स और सब्जियों के अंदर चले जाते हैं। जो तुम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड ये सब डालती वो हाँ, वो कोई पोषक तत्व तो थोड़ी है। जैसे तुमने घर में वो मॉस्किटो का वेपराइजर लगा रखा है तो वो मच्छर मार सकता है, तो हम भी इन्हेल करेंगे तो नुकसान तो पहुंचाएंगे। इसी तरीके से तो ये फर्टिलाइजर हार्मफुल नहीं है। एंड इतनी बात है, इतना ही रखना।